साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। करंट अफेयर की सीरीज़ में हम अगस्त का करंट अफेयर देख रहे हैं, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। वो आप मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जो है करंट अफेयर में देख रहे हैं राज्य व्यवस्था और शासन। तो देश की जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कंटिन्यू क्लास रहने वाली है। करंट अफेयर हमारा बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप बस जो है वीडियो को जो है प्रॉपर तरीके से देखिए, और जो है आपको अगर लगता है शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी मैं इसकी पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी जो है मेरे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। इसमें देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो है SC ST वर्ग के जो आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण की मंजूरी दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी की भीतर आरक्षण हेतु उप वर्गीकरण की मंजूरी दे दी है। मतलब एक तरह से हम बात करें तो इसके अंदर जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाली जो है बात कर दी है कि मतलब आरक्षण के अंदर भी जो है वर्गीकरण कर दिया है इन दोनों कैटेगरी के अंदर। तो इन्होंने बोल दिया है, तो सरकार को ये बोल दिया गया है। अब सरकार देखो इस पर क्या एक्शन लेती है नहीं लेती है, वो एक अलग बात है। ठीक है दोस्तों, यह निर्णय दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले के अंदर जो है ये सुनाया गया था। और ये जो मामला है ये पंजाब राज्य और दविंदर सिंह बनाम ये वाला मामला था। और इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने जो ये डिसीजन दिया। और 7 न्यायाधीशों की पीठ में जो है ये बहुमत से निर्णय हुआ है 6:1, मतलब 6 ने तो पक्ष में और 1 ने विपक्ष में इसमें मत डाला था। इस निर्णय से 2004 में EV चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश वाला जो वाद चल रहा था, वो जो मामला चल रहा था, वो पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ का जो फैसला था। मतलब EV चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश वाला जो मामला था वो 5 पीठों ने जो है 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था, उसको जो है बदल दिया है। तो ये 7 फीट पीठ वाला जो है 7 न्यायाधीश की पीठ वाला फैसला है। मतलब जो बेंच है 7 न्यायाधीशों वाली है। अगर इस फैसले को बदलना है तो आपको पता है कि 9 बेंच जो है 9 न्यायाधीशों की बेंच होगी। अगर उसको भी चेंज करना है तो 11 न्यायाधीशों की बेंच होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि अब इसमें जो है मतलब पहले जो था ना 5 न्यायाधीशों वाला फैसला, तो उसमें नहीं था कि कोई भी उपवर्गीकरण नहीं हो सकता, लेकिन अब इन्होंने बोला उपवर्गीकरण हो सकता है। वर्ष 1950 में संविधान में आरक्षण दिए जाने के बाद पहली बार ऐसा किया गया है। संविधान पीठ ने राज्यों को SC ST श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदाय को निश्चित उपकोटा के माध्यम से व्यापक सुरक्षा के उद्देश्य से उपवर्गीकरण करने की अनुमति दे दी है ना। इसके तहत राज्य SC श्रेणियों के बीच में अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और उनके कोटे के भीतर अलग से कोटा लिए जाने का उनमें प्रावधान कर सकते हैं। मतलब इस तरह से ये कहा गया। मतलब कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि SC और ST जो समुदाय है इसके अंदर कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जो है आरक्षण का लाभ दिया जाए, और जिन्होंने लाभ ले लिया है उसको जो है इस श्रेणी से, आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। तो ये मामला है। तो अब जो है सरकार को डिसीजन लेना है, कानून बनाना है कि क्या वो कानून बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इस फैसले में कहा गया था कि सरकार को OBC श्रेणी की तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करना चाहिए। ठीक है, क्रीमी लेयर आपको पता है कि 8 लाख से जिनकी वार्षिक आय, पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो उनको जो है OBC का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता। और 8 लाख से नीचे वाले जो भी लोग हैं उनको जो है ये क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के समरूप वर्ग नहीं है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब इन्होंने अपने पक्ष दिया था कि हम जो डिसीजन दे रहे हैं वो गलत नहीं है। अनुच्छेद 341 ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है RS के अंदर, क्योंकि अनुच्छेद 341 से जुड़ा हुआ मामला है। केवल संसद ही किसी भी जाति, नरजाति या आदिवासी को जो है SC की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। मतलब SC या ST कैटेगरी में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल करना है तो केवल संसद कर सकती है। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 341(2) के अंदर। ठीक है, आगे देखो, लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें जो है 5 नए जिले बना दिए गए हैं, जिसका नाम है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये जो है 5 नए ज़िले बनाए गए हैं अभी लद्दाख के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो दैनिक भास्कर में इसकी जो है कटिंग भी आई थी। ये चांगथांग जिला हो गया लद्दाख का, ये जास्कर जिला हो गया, ये शाम जिला हो गया, ये नुब्रा और ये द्रास।
5 जिले बनाए गए लद्दाख के अंदर। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु संसद में विधेयक पेश किया गया है ना। एस जो गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को एसटी को आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया है। आपको पता है कि गोवा की जो विधानसभा है, चुनाव आयोग ने 40 सदस्यीय गोवा की जो विधानसभा है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 में संशोधन करेगा। मतलब आपको पता है कि विधानसभा की सीटों में संख्या कितनी है, 40। तो 40 जो है संख्या है विधानसभा की सीटों के अंदर, और इसमें भी जो है एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की अलग से बात की गई है। ठीक है, आगे देखो। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक, अब वक्फ क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कर लेते हैं कि चर्चा की संशोधन क्या किया है। तो केंद्रीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में ये पेश किया है। 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। संयुक्त समिति मतलब जो लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर जो है समिति बनती है उसे संयुक्त समिति कहा जाता है। 31 सदस्य वाली संयुक्त समिति, मतलब इसमें जो है टोटल सदस्य कितने थे समिति में, 31। उसमें जो है ये जो समीक्षा करेगी इस विधेयक की, इस समिति में 21 तो है लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य। तो इस तरह से जो है 31 सदस्य हो गए समिति के अंदर। इस विधेयक में मूल अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया है। मतलब इस विधेयक का ही नाम चेंज कर दिया है। प्रस्तावित संशोधन वक्फ को संचालित करने की शक्ति बोर्डों और वक्फ ट्रिब्यूनल से राज्य सरकार को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब वक्फ को संचालित करने की, वक्फ क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखना जो वक्फ है उसको संचालित करने की शक्ति पहले बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स के पास थी। अब जो है वो शक्तियाँ वहाँ से लेकर अब राज्य सरकार जो है इसको सौंपने का काम किया गया इस अधिनियम के अंदर। इस अधिनियम में के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई घोषित की गई सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यह सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। ठीक है, इसके तहत विवाद की स्थिति में कलेक्टर निर्णय लेगा, जबकि वर्तमान में इसका निर्णय कौन लेता है, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा जो है लिया जाता है। मतलब कोई भी संपत्ति वक्फ है या नहीं, सरकारी है या नहीं, इसके बारे में जो है डिसीजन करने का फैसला जो है सरकार को दिया गया है। और इसमें जो है विवाद अगर होता है तो इसको जो है डिसीजन कौन करेगा, कलेक्टर। पहले कौन करता था, वक्फ ट्रिब्यूनल। इसमें कुछ संशोधन किया गया आपको पता है। तो संशोधन ये किया गया है कि पहले ट्रिब्यूनल करता था और अब जो है कलेक्टर इसको देखेगा। ये विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, मतलब कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक तथा उस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा किसी भी वक्फ की ऑडिट करने का निर्देश देने की शक्ति भी ये देता है। यह विधेयक राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव का अधिकार देता है। इसमें जो है गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। मतलब इसमें जो है वक्फ बोर्ड जो होते हैं उसमें जो है सीईओ जो है गैर मुस्लिम भी बनाया जा सकता है। वक्फ क्या होता है, वक्फ क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखो, यह है जो मुसलमानों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य, धार्मिक, चैरिटी या निजी उद्देश्यों के लिए दी गई व्यक्तिगत संपत्ति होती है। क्या होती है दोस्तों, व्यक्तिगत संपत्ति होती है। वक्फ का गठन किसी डीड या डॉक्यूमेंट के आधार पर या मौखिक आधार पर किया जाता है। वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक संस्था है जो कि पूरे राज्य में वक्फ संपत्तियों के संरक्षक के रूप में काम करता है। तो वक्फ क्या हो गया, वक्फ तो हो गई चैरिटी या धार्मिक उद्देश्यों या विशेष उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा जो है व्यक्तिगत संपत्ति होती है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या होता है, जो भी वक्फ होती हैं उनके संरक्षण का काम करता है वक्फ बोर्ड। ठीक है, आगे देखो। न्यायालयों को परिसीमन आयोग के आदेशों की वैधता की जांच करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कहा है कि यदि कोई आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना या संवैधानिक मूल्य के अनुरूप नहीं है तो न्यायालय परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच कर सकता है। यह आदेश गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर किया गया था।
अनुच्छेद 239A का हवाला देते हुए कि चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 329A चुनाव मामले में न्यायिक जांच के दायरे में को सीमित करता है, लेकिन इसे परिसीमन की हर कार्रवाई के लिए लागू नहीं माना जाएगा। परिसीमन क्या होता है मैं बताऊं आपको। परिसीमन एक जो है आयोग होता है। परिसीमन का तात्पर्य क्या होता है, किसी देश या प्रांत में विधानमंडल वाले क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने की क्रिया को, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नगर निगम में जो होते हैं ना वार्ड होते हैं, आप जैसे ना वार्ड होते हैं, तो वार्ड की जो सीमा होती है ना, ये जो सीमा है, ये हो गया 1 नंबर वार्ड, ये हो गया 2 नंबर वार्ड, ये जो सीमा है 3 नंबर। तो ये जो वार्ड की सीमाएं जो निश्चित करता है ना, वो परिसीमन आयोग ही करता है। ठीक है, कि 1 नंबर वार्ड में इतना एरिया रहेगा। या फिर हम बात करें विधानसभाओं की, ये जो है जयपुर जो है सिविल लाइन विधानसभा हो गई, ये जो है आपके झोंटवाड़ा विधानसभा हो गई, तो इनकी जो सीमाओं का निर्धारण कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। संविधानिक जो है ये आयोग होता है, संविधान में इसका उल्लेख है 82 अनुच्छेद के अंदर। और प्रत्येक जनगणना के बाद संसद विधि द्वारा परिसीमन कानून बनाती है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं और आपको से कर लेता हूँ। अब तक जो है 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। पहला परिसीमन आयोग बना था 1952 में, दूसरा बना था 1963 में, तीसरा बना था 1973 में। ठीक है, और एक और परिसीमन आयोग बन चुका है शायद 2000 के अंदर। तो ये 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। और इनमें जो क्या होता है कि इसके अंदर जो है परिसीमन आयोग, चौथा जो परिसीमन आयोग है, इसका जो अध्यक्ष है ना दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, कुलदीप सिंह। पूछा जा सकता है दोस्तों, कुलदीप सिंह जो है परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो है चौथा परिसीमन आयोग चल रहा है। ठीक है, आगे देखो। दो 2002 है वो, जो मैंने 2 बताया था ना, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर परिसीमन आयोग का कोई भी डिसीजन है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें लिखा हुआ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को या न्यायालय को ये लगता है कि परिसीमन जो आयोग है वो मनमाना आचरण कर रहा है, या फिर जो है ऐसे काम कर रहा है जिससे जो है जनता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, संविधान का जो है अतिक्रमण हो रहा है, तो न्यायालय बिल्कुल इस पर क्या कर सकता है, इसमें पुनर्विचार कर सकता है। मतलब इसको अपन बोलते हैं, न्यायालय जो विचार करता है उसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन नॉर्मल नहीं कर सकता, लेकिन उनको लगता है कि ये कर किया जा सकता है, तो बिल्कुल न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। लेटरल एंट्री विवाद की हम बात करें तो हाल ही में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। लेटरल एंट्री आपको पता है कि बिना एग्जाम के जो आईएएस बना देते हैं ना, तो उसमें जो है अभी लेटरल एंट्री की जो है आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। लेटरल एंट्री की हम बात करें, इसके मध्य वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए जो है बाहर से किसी व्यक्ति की भर्ती की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, विशेषज्ञता का उपयोग। लेटरल एंट्री की सिफारिश 2005 में स्थापित सेकंड जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, लेकिन अभी जो है इसको जो है रद्द कर दिया गया है, ये मानो आप। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी हम सारी चीज़ें देखने वाले। वीडियो को जो है कंटिन्यू देखो, बने रहो वीडियो पे। मॉर्निंग में जो है हमारे करंट अफेयर क्लास और इवनिंग में जो है हमारे आर्थिक समीक्षा की क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है 100% प्रश्न आने की 100 उम्मीद है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।